गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करने वाले हैं। हम बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल में हमने आपको फ्लेवर्स वगैरह प्रॉपर बता दिया था। अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर ब्रिक वाला टॉपिक है। ठीक है, ब्रिक वाला टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। ब्रिक वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक का भी जिक्र करेंगे। साथ में उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में या फिर आसपास के जो भी एग्जाम होते हैं जिनका लेवल सेम होता है, उन क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक देखेंगे। तो ये ब्रिक वाला अपना टॉपिक है और इसके अंदर हम 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, अब बिल्डिंग मटेरियल में क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ हमने आपको बता दी। उसके बाद हमने देखा कि भैया हम टोटल 7 से 8 चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उनमें से हमारा जो चैप्टर है ब्रिक, इस ब्रिक वाले चैप्टर के अंदर 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब ब्रिक के बारे में, ब्रिक का मतलब सबको समझ में आता है। ईंटें बोलते हैं ना, ब्रिक्स को क्या बोलते हैं? ईंटें बोलते हैं, जिसके द्वारा बिल्डिंग या फिर ऐसे कह सकते हैं मैशनरी, है ना, दीवारें बनाई जाती है। स्टोन मैशनरी भी होता है, ब्रिक मैशनरी भी होता है। तो ब्रिक से हम यूज करके, ब्रिक का यूज करके यदि हम दीवारें बनाते हैं तो ब्रिक मैशनरी बोलते हैं। स्टोन का यूज करके दीवारें बनाते हैं तो स्टोन मैशनरी बोलते हैं। तो ब्रिक को यूज करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। अब इसके अंदर जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले, बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे ब्रिक के बारे में। बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है ब्रिक की साइज क्या होती है, इनकी साइज किस किस तरीके की होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, इनका वेट कितना होता है, इनका वॉल्यूम कितना होता है, इनके बारे में बेसिक देखेंगे। ब्रिक के, है ना, ब्रिक के साइड फेस को क्या कहते हैं, ब्रिक के मतलब साइड फेस को क्या कहते हैं, फ्रंट फेस को क्या कहते हैं, टॉप में जो इम्प्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं। इन सारी चीज़ों को बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे। कंपोजिशन या फिर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। अब जैसे हमें ब्रिक बनाने के लिए मिट्टी चाहिए होती है। ठीक है, ब्रिक बनाने के लिए हमें अर्थ चाहिए, मिट्टी चाहिए। अब इस मिट्टी के अंदर ऐसे कौन कौन से मटेरियल, ऐसे कौन कौन से मटेरियल होने चाहिए जिससे हमारे बहुत अच्छे ब्रिक बने, उन्हीं को कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट या फिर इंग्रेडिएंट या फिर कंपोजिशन। है ना, तीनों एक ही नाम होते हैं। ऐसे कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं जिसकी वजह से हमारी ब्रिक अच्छे नहीं बन पाती। जैसे एल्कलीज, है ना, आपने पढ़ रखा, एल्कलीज होता है। कंकड़ पत्थर होते हैं यानी पेवल्स बोलते हैं। तो इनमें से कौन कौन होते हैं, इनकी मात्रा किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक, ब्रिक को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। उससे पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। इस ऑर्डर को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिएगा। पहले हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग। हमें पता चल गया कि हमें ब्रिक बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, उनकी मात्रा पता चल गया कि एल्यूमिना चाहिए, सिलिका चाहिए, लाइम चाहिए, आयरन ऑक्साइड चाहिए। ये सारे हमारे पास इंग्रेडिएंट चाहिए। वो सारे इंग्रेडिएंट हमारे अर्थ में हैं। पहले उसको हम बनाएंगे ना, क्या करेंगे, ब्रिक को बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि ब्रिक को कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि एक अच्छी ब्रिक की क्वालिटी क्या होती है, उसके बारे में जानेंगे। अब हमारी ब्रिक बन के रेडी हो गई है, अब उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज करना चाहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले हम देखेंगे कि उस ब्रिक की जो स्ट्रेंथ हमें चाहिए होती है, जो कलर चाहिए होता है, वो है कि नहीं है। उसके लिए हम ब्रिक का क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे आपने स्टोर में देखा था, अलग अलग कोई भी आप टेस्ट करते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कोई भी मटेरियल हो जिसमें अपन टेस्ट करते हैं, वैसे ही ब्रिक का अपन टेस्ट करते हैं। डिफेक्ट ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक के अंदर कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं उनके बारे में देखेंगे। शेप ऑफ द ब्रिक, किस किस शेप की ब्रिक होती है, और कुछ सम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट स्पेशल पॉइंट हैं जो वन लाइनर डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो ये ओवरऑल आपका टॉपिक रहने वाला है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि हमें चलना किस रास्ते में है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अब हम बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। ब्रिक के बेसिक इन्फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ दे रखी है। सब कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो एक एक करके हर एक इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। और आप में से जो स्टूडेंट पहले पढ़ रखे हैं, आपको लगता होगा सर बहुत स्लो पढ़ा रहे थे, काम करिए, आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को ना 1.25 पे देखिए, 1.25 पे देखिए या फिर 1.5 पे देखिए। आपका सारा कंटेंट भी कवर हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। लेकिन हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, सब कुछ समझाते हुए पढ़ाएंगे, ताकि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, या फिर बहुत दिनों से पढ़ाई करके आप छोड़ दिए हैं तब भी आपको समझ में आना चाहिए, हमारा उद्देश्य ये होता है। बाकी यदि आपने पढ़ रखा तो स्पीड को डबल कर लीजिए। ब्रिक को, ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है, ब्रिक की जो स्टैंडर्ड साइज होती है क्या होती है, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अब ऐसे कैसे देखें, जैसे हमारे पास देखिए, ये हमारी ब्रिक है, आपको ब्रिक दिख रहा है ना, ये हमारी ब्रिक है। अब इस ब्रिक का जो ए वाला लेंथ होता है,
ये जो लेंथ होता है वो 19 सेंटीमीटर होता है। ये जो ये वाला जो फेस होता है 9 सेंटीमीटर होता है विड्थ का। जो हाइट होता है वो 9 सेंटीमीटर होता है। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ब्रिक होता है 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ हो गई, विड्थ हो गई और हाइट। तो विड्थ और हाइट हमारी 9 सेंटीमीटर होती है और लेंथ हमारी 19 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, हमने किसकी बात की? स्टैंडर्ड साइज। स्टैंडर्ड साइज किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड साइज जिसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, यानी BIF, है ना, BIF, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जिनका साइज प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है, जिनका प्रॉपर साइज दिया हुआ है वो आपकी स्टैंडर्ड साइज होती है। और जो BIF के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग जो साइज रखी जाती है वो वाली आपकी मॉड्यूलर ब्रिक होती है। क्या होती है? मॉड्यूलर ब्रिक होती है। मॉड्यूलर ब्रिक की जो साइज होती है कन्फर्म होती है, वो चेंज नहीं होती क्योंकि BIF के थ्रू होती है। ध्यान में रखिएगा, कोई भी ब्रिक है, ठीक है, जिसका जो साइज है आपके BIF के अकॉर्डिंग रखा गया है उसे बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक। सवाल आता है मॉड्यूलर ब्रिक किसे कहते हैं, तो पता चल गया। इसका साइज क्या होता है ये पता चल गया आपको, ठीक है, ये भी पता चल गया। अब दूसरे टाइप की एक ब्रिक होती है नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। क्या होती है? नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। पहले इसको देख लेते हैं। नॉन मॉड्यूलर ब्रिक, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक को बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल ब्रिक बोलते हैं। अब ट्रेडिशनल ब्रिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो साइज है डिपेंड ऑन द लोकेशन, डिपेंड ऑन द प्लेस चेंज होती रहती है, कोई फिक्स साइज नहीं होती। ये BIF के थ्रू नहीं होता, स्टैंडर्ड साइज नहीं होती। तो जो स्टैंडर्ड साइज में होती है उसे बोलते हैं मॉड्यूलर ब्रिक, जो स्टैंडर्ड साइज में नहीं होती उसे बोलते हैं नॉन मॉड्यूलर ब्रिक। क्लियर है चीज़ें? अब इसकी साइज क्या होती है? इसकी जो साइज होती है जनरली जो रखी जाती है 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। कई बार सवाल पूछा हुआ है कि ट्रेडिशनल ब्रिक की साइज क्या होती है? 23 सेंटीमीटर, 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। साथ में इंचेस में पूछा है कई बार, 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच। ये क्या हो गया? नॉन मॉड्यूलर ब्रिक की साइज। क्लियर चीज़ें? मॉड्यूलर ब्रिक क्या होती है, नॉन मॉड्यूलर ब्रिक क्या होती है। अब मॉड्यूलर ब्रिक को अपन स्टैंडर्ड ब्रिक भी कहते हैं। तो सवाल आता है कि नॉमिनल ब्रिक क्या होती है। कई बार आपने देख रखा है कि नॉमिनल ब्रिक किसे कहते हैं। अच्छा, जब अपन ब्रिक का यूज करते हैं मैसनरी में तो 1 सेंटीमीटर क्या होता है, जो मोटार की थिकनेस कंसिडर की जाती है। यदि हम मोटार की थिकनेस, यानी जैसे हम एक ब्रिक लगा रहे हैं, समझिएगा, और एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक लगा रहे हैं, तो यहाँ पास क्या है, बीच में मोटार है ना, मोटार यानी मसाला। मोटार कैसे बनता है? मोटार आपका बनता है सैंड प्लस सीमेंट से। आगे सारी चीज़ देखेंगे। सैंड और सीमेंट से आपका मोटार बनता है, मसाला बनता है। इसकी 1 सेंटीमीटर थिकनेस इंक्लूड कर लेते हैं। इस वजह से इसकी जो विथ मोटार अपन थिकनेस देखेंगे तो ये आपकी हो जाती है 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपकी होती है नॉमिनल साइज ऑफ द मॉड्यूलर ब्रिक, यानी नॉमिनल साइज कह सकते हैं, ब्रिक का नॉमिनल साइज कह सकते हैं। क्लियर चीज़ें? ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, एक्चुअल साइज होता है, BIF के अकॉर्डिंग साइज होता है, वो आपका 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर होता है। मोटार की थिकनेस इंक्लूडेड कर देते हैं तो 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर होता है। यानी नॉमिनल साइज का मतलब होता है अलॉन्ग विथ मोटार। क्लियर हो गई चीज़ें? बन जाएगा ना, बहुत बढ़िया है। तो यही चीज़ यहाँ पर आप लिखी थी कि स्टैंडर्ड साइज क्या होती है, बन जाएगा। नॉमिनल साइज का मतलब होता है मोटार के साथ कंसिडर कर लेते हैं। तो ट्रेडिशनल साइज भी हमने आपको बता दिया। क्लियर हो गई? अच्छा, अब आपको एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, इस ब्रिक में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं कोई और दिखाता हूँ आपको इमेज। जैसे देखिए ये ब्रिक है ना, इस ब्रिक के टॉप फेस में देखिएगा ना, इस ब्रिक के टॉप फेस में आपको एक इम्प्रेशन दिख रहा है। इस ब्रिक के टॉप फेस में एक आपको गड्ढा सा दिखता है, आपने जनरली देख रखा होगा। इसको इम्प्रेशन, डिप्रेशन कह सकते हैं। इम्प्रेशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। या फिर आपको इंडेंटेशन कह सकते हैं। एक मार्क हमको दिख रहा है, एक गड्ढा सा दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फ्रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉक बोलते हैं। अब ये फ्रॉक की साइज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि फ्रॉक की साइज अपन कितना रखते हैं। ये रखते हैं 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होती है? फ्रॉक की साइज होती है। किसकी साइज होती है? फ्रॉक की साइज होती है। अब इसके बारे में कुछ बातें यदि आप जान लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। फ्रॉक के बारे में, फ्रॉक क्या होता है? एक डिप्रेशन होता है ब्रिक के टॉप सरफेस में। जैसे हमारी ये ब्रिक है, मैं 2D में बना रहा हूँ, तो ये आपका क्या हो गया? ये फ्रॉक हो गया। ये हमारा एक डिप्रेशन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर काम क्या करता है? इसके कई काम हो जाते हैं। जब अपन मैशनरी काम करते हैं ना, मैशनरी का काम करते हैं, उस टाइम पे जो मोटार की प्रॉपर पकड़ बनाने में काम करता है। दूसरा, ब्रिक का वेट रिड्यूस करवाता है। तीसरा, ये ब्रिक किस ब्रांड की है ना, किस ब्रांड की है, इसके ऊपर लिखा रहता है।
तो दोनों काम में आता है। के फॉर होल्डिंग मोटार इन ब्रिक मैशनरी, यानी ब्रिक को प्रॉपर होल्ड, मतलब मोटार में एक अच्छी पकड़ बनवाता है ना, की तरह काम करता है। साथ में ब्रांडिंग पर्पज से भी होता है और वेट भी रिड्यूस करवाता है। सवाल पूछेगा तो बन जाएगा। सेंटीमीटर में फाइज याद रख लीजिए, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 से 2 सेंटीमीटर ये रहता है, ये चेंज होता रहता है। तो फ्रॉग के बारे में पता चल गया, ब्रिक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको हो गई। क्लियर है चीज़ें। यहाँ पर फ्रॉग के बारे में लिखा है ना, फ्रॉग इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप सरफेस एंड इट इज़ यूजफुल इन की ज्वाइंट बिटवीन मोटार एंड ब्रिक, है ना, मोटार एंड ब्रिक के बीच में अच्छी पकड़ बनाने का काम करता है। तीसरे बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन वाला पॉइंट है, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक कितना होता है। तो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब होता है, 1 मीटर क्यूब ब्रिक का वेट कितना होता है, 1800 किलोग्राम। अब 1800 किलोग्राम कैसे समझेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक होती है और एक ब्रिक का वेट कितना होता है। ठीक है, तो एक ब्रिक का वेट होता है 3 से लेकर के 3.5 किलोग्राम। ठीक है, 3 से लेकर के 3.5 kg, 3 kg टू 3.5 kg एक ब्रिक का वेट होता है। 1 मीटर क्यूब में ब्रिक हमारी होती है 500, तो 5 तिहाई 15 और 3.5 रहा तो कितना हो जाएगा, लगभग 1800 किलोग्राम आ जाएगा। अब एक मन में सवाल आएगा, सर 1 मीटर क्यूब में हम कैसे जाने, 1 मीटर क्यूब में हम कैसे जाने कि 500 ब्रिक होती है। हमें नहीं पता, नहीं पता है तो जानना बहुत ज़रूरी है, सीख लीजिए इसके बारे में भी कि 1 मीटर क्यूब में कैसे ब्रिक 500 ब्रिक आती है। अच्छा, एक ब्रिक का साइज तो आपको पता है ना, एक ब्रिक का साइज कितना होता है वो हमने बता दिया, अलॉन्ग विथ हमने मोटार भी बता दिया है। तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ इन सारी चीज़ों को, जस्ट अ मिनट ना। बहुत शानदार अपने नोट्स बनाइएगा, यदि एक बार आपने नोट्स बना लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। एक बार यदि आपने नोट्स बना लिया तो फिर कभी दोबारा से लौट के आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक को, है ना। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक कितना होता है आपको पता है, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, नो अलॉन्ग विथ मोटार कितना होता है, अलॉन्ग विथ मोटार ये हमारा कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका वॉल्यूम भी अपन निकालें तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक विथ मोटार, मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग लिख लें, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मोटार कितना हो जाएगा। अब लेंथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इंटू हाइट, तो लेंथ विड्थ हाइट अपन करेंगे, यानी ये तीनों आ जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 2 इंटू 10 की पावर कितना, 2000 हो जाएगा ना, 3 जीरो आ जाएंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार आ गया। अच्छा, अब हम निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, है ना, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक। अब नंबर ऑफ ब्रिक निकालना है कि 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक आएंगे, है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक निकाल लीजिए, नंबर ऑफ ब्रिक। हालांकि आप डायरेक्टली बता सकते हैं बट मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बनने लग जाए। नंबर ऑफ ब्रिक कितने में, 1 मीटर क्यूब में, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब साथ में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब कितना है आपके पास, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब अपान 2 इंटू 10 की पावर 3, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1000/2 यानी 500, तो निकल आया ना नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, नंबर ऑफ ब्रिक 1 मीटर क्यूब में कितना आएगा, आसानी से आपने निकाल लिया। सबसे पहले हमने देखा कि भाई ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज कितना होता है, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद हमने देखा कि लॉन्ग विथ मोटार कितनी साइज होती है, वो चीज़ें हमने देख ली। इसके बाद हमने देखा कि भैया कि इसको वॉल्यूम निकाल लो, ब्रिक का वॉल्यूम निकाल लो और 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब अपान वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक, आसानी से निकालेंगे 500 ब्रिक आ जाएगा। तो 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक लगती है, 500 ब्रिक लगती है
है ना, सवाल कई बार पूछा हुआ है ना। अब कहने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, कुछ और सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं तो फिर बनना चाहिए, ऐसा सवाल मतलब बनना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अच्छा, डेंसिटी के बारे में सवाल आता है कि डेंसिटी ऑफ ब्रिक कितना होता है, तो ये आपका 1700 से लेकर 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये ब्रिक के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पर आप कन्वेंशनल ब्रिक का साइज दिया हुआ है प्रॉपर, जो हमने आपको लिखवाया था वही आपको इमेज के फॉर्म में दिया है। ठीक है, हमने इमेज के फॉर्म में इसलिए दे दिया ताकि आपको पढ़ने में जब कभी आप पढ़ें तो आपको डाउट ना आए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपको ब्रिक दिख रही है ये तो फ्रॉग होता है। अच्छा, जो आपका ये साइड फेस होता है ना ब्रिक, कैसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर बोलते हैं। ठीक है, और इंड फेस ऑफ द जो ब्रिक होता है ना, इंड फेस ऑफ द ब्रिक इसे हेडर बोलते हैं। इतना जान लीजिए, जब ब्रिक मैसनरी आप पढ़ेंगे ना, ब्रिक मैसनरी वाला टॉपिक, तब फिर आपको बहुत सारी चीज़ समझ में आएंगी। जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ, तो ये जो साइड फेस ऑफ द ब्रिक है ना, इसे स्ट्रेचर बोलते हैं और एंड फेस ऑफ द ब्रिक को हेडर बोलते हैं। इतना जान लीजिए, बाकी जब पढ़ेंगे उसको तो बता देंगे सारी चीज़ें, है ना, सारे जॉइंट सारे पैटर्न के बारे में। अच्छा, एक सवाल है, देखिए इस सवाल को देखिए, ये आपके FFJ 2020 में आया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉड्यूलर साइज ऑफ द ब्रिक। अच्छा, मॉड्यूलर साइज की जब ब्रिक की बात आ जाए तो मॉड्यूलर साइज का मतलब क्या होता है, जो स्टैंडर्ड साइज में होती है। मॉड्यूलर मतलब जो स्टैंडर्ड साइज में होते हैं। स्टैंडर्ड साइज कौन देता है, BIS देता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कितना होता है, 19 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। सवाल पूछा हुआ है कि जो ये आपका एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था DFCCIL का। अब इसका मतलब ये नहीं कि DFCCIL में तो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लेवल मैंने वैसे ही लिया है, मैंने टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन ले लिए ताकि आपको याद रहे चीज़ें। द साइज ऑफ द फ्रॉग प्रोवाइडेड इन द स्टैंडर्ड ब्रिक, जो हमारी स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, जो BIS के अकॉर्डिंग होती है, उसमें जो साइज होता है फ्रॉग का, उस फ्रॉग का साइज कितना होता है, 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी आपका थर्ड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर, FFJ 2018 में। तो 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक मैसनरी वर्क में कितनी ब्रिक चाहिए होती है, तो 500 ब्रिक चाहिए होती है। आपने आसानी से निकाल दिया कि भैया वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ब्रिक के बारे में मोटा मोटा आइडिया हो गया है। अब हमें जानना चाहते हैं हमें ब्रिक बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए, है ना। और जो ब्रिक बनाने के लिए हमें मिट्टी चाहिए, तो इस मिट्टी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। उसे बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ गुड ब्रिक। क्या बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक। तो अब देखिए कि गुड क्वालिटी का हमें ब्रिक बनाना है, तो उस ब्रिक अर्थ के अंदर, यानी जिसके द्वारा, जिस मिट्टी के द्वारा आप ब्रिक बनाने वाले हैं, उसके अंदर कुछ मटेरियल होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ, या फिर इंग्रेडिएंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंग्रेडिएंट भी बोला जाता है। इनके बारे में आपको ध्यान में रखना होगा। अब कौन कौन से होते हैं एक एक करके देखिए। ठीक है, हालांकि मैंने टेबल बना रखी है, आप थोड़ा सा देख लीजिए, फिर एक एक करके मैं सबको बता देता हूँ। सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है। अब इनके ज़्यादा होने से प्रॉब्लम होती है, कम होने से प्रॉब्लम होती है, और इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिलिका अर्थ के अंदर है, ब्रिक के अर्थ के अंदर, है ना, तो ब्रिक अर्थ के अंदर सिलिका का काम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। पहला हमारा जो इंग्रेडिएंट है दैट इज सिलिका। अब सिलिका के बारे में जानिए। जो हमारी सिलिका के अंदर मतलब जो मिट्टी से हम ब्रिक बनाते हैं, उसके अंदर 50 से 60%, 50 to 60%, 50 to 60%, जस्ट अ मिनट, 50 to 60% आपका क्या होना चाहिए, सिलिका होता है। 50 से 60% सिलिका होता है, सबसे ज़्यादा रोल सिलिका का ही होता है, तो इम्पोर्टेंट है। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि क्रैकिंग को रोकना। जो मिट्टी मिट्टी के ऊपर ब्रिक बना देंगे, सिलिकॉन नहीं डालें तो उसमें क्रैक आ जाएंगे, श्रिंकिंग होगा, ठीक है, रैपिंग होगा। तो इनका जो सिलिका है इसका काम होता है क्रैक को रोकना, श्रिंकिंग को रोकना। दूसरा होता है सिलिका का काम का एक यूनिफॉर्म शेप देना, ब्रिक को एक यूनिफॉर्म शेप देना, एक समान शेप देना। ये दो काम है। तो सिलिका के बारे में क्या क्या रखना है कि भाई सिलिका की मात्रा 50 से 60% होनी चाहिए। ये क्रैकिंग एंड श्रिंकिंग को रोकता है, यूनिफॉर्म शेप देता है। यदि सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो गई, सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो जो पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता है, उस कोहेजन को कम कर देता है और हमारी ब्रिक को ब्रिटल बना देता है। अब ये कोहेजन क्या होता है और एडहेजन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोहेजन का मतलब होता है कि सेम टाइप के पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच
अट्रैक्शन, सेम टाइप के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन, और एक होता है एडहेजन। हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है, टू डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन। ठीक है, तो जो सेम टाइप के पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन होता है दैट इज कोहेजन, और दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन होता है दैट इज एडहेजन। अच्छा, अब मान लीजिए सिलिका ज़्यादा मात्रा में है तो आपस में जो पार्टिकल के बीच जो कोहेजन होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हमारी ब्रिक क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम बताइए, मान लीजिए क्ले है, ठीक है, क्ले मिट्टी है, और मिट्टी के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका कोहेजन हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए ऐसा कुछ है कि आपका मोटार है और ब्रिक सरफेस है ना, मोटार है और ये ब्रिक का सरफेस, ब्रिक है, ब्रिक का सरफेस है, बॉटम फेस है, यहाँ मोटार है, और इनके बीच जो पकड़ बनेगी वो एडहेजन होगी, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल आपस में मिल रहे हैं। जैसे आपने कांच के गिलास में पानी रखा, तो जो पानी कांच के गिलास में जो चिपक जाए, गिलास में जो पानी चिपक जा रहा है वो क्या है, एडहेजन है, और पानी के पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन है वो आपका कोहेजन है। आई होप आपको कोहेजन और एडहेजन समझ में आया होगा। तो सिलिका का काम क्या होता है, क्रैकिंग को रोकना, फ्रिंकिंग को रोकना, यूनिफॉर्म शेप देना। ज़्यादा मात्रा में होगा तो ब्रिक को ब्रिटल बनाता है। सवाल आएगा, याद रखिएगा। फिर रिपीट कर देता हूँ भैया, ब्रिक के अंदर जो सिलिका की मात्रा 50-60% होनी चाहिए। क्रैकिंग को रोकता है, फ्रिंकिंग को रोकता है, यूनिफॉर्म शेप देता है। ज़्यादा होगा तो ब्रिक को क्रैक एंड ब्रिटल, है ना, क्रैक भी आते हैं, ब्रिटल भी बनाता है। दूसरा हमारा जो इंग्रेडिएंट है एलुमिना, एलुमिना 20 से 30% होता है किसके अंदर, एलुमिना ब्रिक के अंदर जो एलुमिना है 20 से 30% होता है। ये प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने का मतलब ये है कि जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी को इतना प्लास्टिक बना देता है कि आसानी से मोल्डेड कर सकते हैं, यानी ब्रिक को आसानी से यूनिफॉर्म शेप दे सकते हैं। मोल्डेड का मतलब होता है सांचा, मोल्ड के द्वारा ये हमारे पास जो सांचा होता है इसके अंदर मिट्टी भरते हैं, फिर प्रॉपर ब्रिक बनाते हैं ना, हैंड मोल्डिंग में यही करते हैं। तो हैंड मोल्डिंग में यही करते हैं, तो प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, यानी ब्रिक को आसानी से यूनिफॉर्म शेप दे सकते हैं। जिस शेप में आप ढालना चाहें उस शेप में आप ढाल सकते हैं ब्रिक को। ये करता है एलुमिना। तो सवाल आता है कि प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, तो एलुमिना प्रोवाइड करता है। कितनी मात्रा में हो जाए, 20 से 30% होता है। ठीक है, ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, फ्रिंकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्रिक हमारी सिकुड़ती है ना। इफ़ इट इज़ एक्सेस, जो हमारी कच्ची ब्रिक होती है फ्रिंक हो जाती है। कब फ्रिंक हो जाती है, जब हम ब्रिक को सुखाते हैं, ब्रिक को जलाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, 20 से 30% होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है ना, मोल्डिंग के टाइम पे। ज़्यादा मात्रा में होगी तो फ्रिंकिंग की प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग। तीसरा हमारा होता है लाइम, लाइम की मात्रा 5% से कम होनी चाहिए। फिल का 50 से 60%, एल्यूमिना 20 से 30%, लाइम लेस देन 5% होना चाहिए। अब क्या करता है, जो लाइम के बारे में यदि इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखिए, दोनों ही चीज़ रखनी ध्यान में कि क्या काम करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़्यादा रहेगा तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दोनों चीज़ें। जो लाइम होता है ना, सिलिका को क्या करता है, फ्यूज करता है ना। जब अपन बर्निंग करते हैं ना, जलाते हैं ईटा को, अब इसको जलाने के लिए भी दो दो चीज़ें करते हैं, तो क्लैंप में जलाते हैं फिर किल्न में जलाते हैं, आगे देखेंगे। जब इसको जलाते हैं तो क्या करता है, सिलिका को फ्यूज करता है, जिससे पार्टिकल के बीच में बॉन्डिंग, है ना, बहुत अच्छी हो जाती है। अब यदि मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में लाइम है तो प्रॉब्लम ये होती है कि येलो, रेड कलर से येलो कलर में कर देता है। ठीक है, रेड से येलो कलर में कन्वर्ट कर देता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए ज़्यादा मात्रा में है, मान लीजिए जो हमारा लाइम है वो लम्फ के फॉर्म में है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो चूना पत्थर के फॉर्म में हो गया। अब क्या करेगा, अब ये है मान लीजिए ऑक्सीडाइज होकर के क्या करता है, आपका फिर ए वाला लाइम बना, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। मॉइस्चर है तो H2O क्रिया कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल क्या हो, डिसइंटीग्रेट होंगे, यानी ब्रिक हमारे टूट जाएगी, डिसइंटीग्रेट होगी। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला कि जो लाइम की मात्रा है वो 5% से कम होती है, सिलिका को फ्यूज करता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉन्डिंग अच्छी बन जाती है पार्टिकल के बीच में। ज़्यादा मात्रा में रहता है तो रेड कलर से येलो कलर में कन्वर्ट करवा देता है। लंप जो होते हैं मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेते हैं, उसको जैसे स्वेलिंग होती है, पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होते हैं, पार्टिकल टूटते हैं, ब्रिक टूटती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, आ रही है तो बहुत बढ़िया है। अगला हमारा है कि आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5 से 6% होती है। कितनी होती है, 5 से 6% होती है।
ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसका काम होता है रेड कलर प्रोवाइड करना। आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है? रेड कलर प्रोवाइड करना ब्रिक को, ठीक है। दूसरा होता है कि इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ब्रिक को टिकाऊ बनाता है, ब्रिक से पानी पास नहीं होने देता। इम्परमेबिलिटी मतलब होता है अपारगम, यानी पानी पास नहीं होगा ब्रिक से। ड्यूरेबिलिटी मतलब ब्रिक बहुत अच्छी टिकाऊ होती है, किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से। साथ में स्ट्रेंथ भी देता है और हार्डनेस भी देता है। इम्परमेबिलिटी के लिए होता है, ड्यूरेबिलिटी के लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, हार्डनेस के लिए होता है, पता होना चाहिए। इफ प्रेजेंट एन एक्सेस, ज़्यादा मात्रा में है तो जो कलर क्या होता है? डार्क ब्लू और ब्लैकिश कलर हो जाता है, डार्क ब्लू एंड ब्लैकिश कलर हो जाता है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कम मात्रा में 5-6% भी नहीं है तो हमारी ब्रिक रेड कलर नहीं हो पाती है, येलो कलर में रह जाती है। काम की बातें बता देता हूँ। 5 से 7% होता है, रेड कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इम्परमेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है। ज़्यादा मात्रा में तो डार्क ब्लू ब्लैकिश कलर हो जाता है, कम मात्रा में तो रेड से येलो कलर रहता है, रेड हो ही नहीं पाता। अगला हमारा है इंग्रेडिएंट मैग्नीशिया। मैग्नीशिया की मात्रा लेस देन 1% होती है, 1% से ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ये क्या करता है? मैग्नीशिया येलो टिंट कलर देता है ब्रिक को, ठीक है, और श्रिंकेज को कम करता है। श्रिंकेज कम करने के लिए मैग्नीशिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और एक्सेस मात्रा में तो ब्रिक का डीके भी करता है, ब्रिक का क्षरण भी जल्दी करता है ना। एक्सेस मात्रा में तो ब्रिक का डीके भी करता है। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए मैग्नीशिया के बारे में, मैग्नीशिया के बारे में। तो आई होप हमने सारे इंग्रेडिएंट के बारे में आपको बता दिया। अब इनके बारे में आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, यहाँ से आप प्रॉपर रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने प्रॉपर एक टेबल में दे दिया ताकि आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनाने में काफ़ी आसानी हो, है ना। सिलिका का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड। सिलिका के बारे में मैंने बता ही रखा था आपको कि सिलिका क्रैकिंग को रोकता है, फ्रिंकेज को रोकता है, यूनिफॉर्म शेप देता है ना। और कभी कभी पूछ देता है तो स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लास्टिसिटी एल्यूमिना प्रोवाइड करता है, आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करता है, मैग्नीशिया येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। और इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए, इनकी क्वांटिटी पता होनी चाहिए। ये बात तो पता चल गई कि भाई कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से हार्मफुल इंग्रेडिएंट हैं जो कि नहीं होने चाहिए, ठीक है, जो कि ब्रिक अर्थ के अंदर नहीं होने चाहिए, उनके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा पहला जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट है, अब लाइम। लाइम का काम भी बहुत सारा होता है, 5% से कम होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा मात्रा में तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? ये हार्मफुल में आ जाता है। तो वो कम मात्रा में है, रिक्वायर्ड है तो बढ़िया है। एक्सेस मात्रा में होता है तो ब्रिक को मेल्ट कर देता है। ब्रिक को क्या करता है? मेल्ट कर देता है, पिघला देता है जलाते टाइम, और ब्रिक अपनी शेप को खो बैठती है ना। ब्रिक का शेप खराब हो जाता है, ठीक है। अब मान लो ऐसा होगा कि लंप के फॉर्म में अवेलेबल है, तो लंप के फॉर्म में अवेलेबल है तो जब जलाएंगे प्रॉपर उसको टेम्परेचर मिलेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड क्रिया कर लेगा पानी से तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो ब्रिक हमारी स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। तो ब्रिक के बारे में, ब्रिक मतलब जो लाइम होता है वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट में आ जाता है यदि लाइम लंप के फॉर्म में है, लाइम ज़्यादा मात्रा में है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा होता है एल्कलीज। एल्कलीज की ये भी एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं क्योंकि एग्जिस्ट करता है जो ब्रिक अर्थ के अंदर वो सोडा एंड पोटाश के फॉर्म में होता है। किसके अंदर होता है? सोडा एंड पोटाश के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जब अपन जलाते हैं ब्रिक को ना, उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है? इट एक्ट एज अ फ्लक्स इन द किल यानी भट्टी ड्यूरिंग बर्निंग एंड इट कॉजेस ब्रिक टू फ्यूज, ट्विस्ट एंड ड्रैप। एल्कलीज क्या करता है? फ्लक्स के जैसे काम करता है। जब जलाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या करता है? ब्रिक को ट्विस्ट कर देता है ना। ट्विस्ट कर देगा तो ब्रिक का शेप क्या होगा? खराब हो जाएगा ना। ब्रिक का शेप क्या होता है? खराब हो जाता है। ये क्या करता है? जो सोडा होता है यानी N2O होता है प्लस K2O क्या बोलते हैं? K2O, पोटास और सोडा यानी Na2O, पोटास यानी K2O। अब ये करता है एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेता है, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेता है। अब वो मॉइस्चर जब क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया, मॉइस्चर जब एवापोरेटेड हो जाता है तो सरफेस में इस तरीके के पैचेस आपको नजर आते हैं। सरफेस में इस तरीके के वाइट पैचेस आते हैं जिसको इफ्लोरफेम्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इफ्लोरफेम्स कहा जाता है, ठीक है। जो वाइट पैचेस दिख रहे हैं ना, वो आपके इफ्लोरफेम्स होते हैं।
मैं फिर से बता देता हूँ, जो ब्रिक अर्थ होता है, ब्रिक के अंदर एल्कलीज होती है सोडा एंड पोटाश के फॉर्म में। अब क्या होता है, जब इसको भट्टी में जलाते हैं तब फ्लक्स की तरह काम करता है, ठीक है, जब बर्निंग करते हैं। अब इससे क्या होगा, ब्रिक हमारी ट्यूफ्ट हो जाती है, रैप आ जाते हैं, ब्रिक के फेप खराब हो जाते हैं। अब एल्कलीज मान लो है मिट्टी के अंदर, तो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा। तो क्या होगा, जब मॉइस्चर एवपोरेट हो जाएगा तो सरफेस में वाइट पैचेस आ जाते हैं, ठीक है, वाइट डिपॉजिट्स रह जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं पेबल्स। पेबल्स क्या करते हैं, पेबल्स यानी होता है कंकड़, पेबल्स मतलब होता है कंकड़, ठीक है। पेबल्स इन ब्रिक अर्थ क्रिएट अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑपरेशन ऑफ द अर्थ। वही चीज़ें हैं, हालांकि मैं लिख लिख के सारी चीज़ पढ़ा सकता हूँ, बट टाइम ज़्यादा लगता है, फिर आप लोग बोलते हैं फिर टाइम कम में पढ़ाइए, तो वही चीज़ें होती है कि टाइप करके लाना पड़ता है। जो पेबल्स होते हैं, जो कंकड़ होते हैं, जब अपन मान लीजिए मिट्टी का कंकड़ है, जब अपन मिक्सिंग करते हैं, मान लो ह्यूमन मिक्स कर रहे हैं, पग मेल का अपन यूज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली मतलब पैर से मिक्सिंग कर रहे हैं, तो कंकड़ हो गए तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम होती है ना। पग मेल से भी करेंगे तब भी प्रॉब्लम होती है। तो कंकड़ क्या करते हैं, पेबल्स इन ब्रिक अर्थ क्रिएट अ प्रॉब्लम, यानी जो कंकड़ होते हैं मिट्टी अर्थ वाले में, ब्रिक वाले जो मिट्टी होती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं मिक्सिंग के टाइम पे, ठीक है। इट प्रिवेंट्स यूनिफॉर्म एंड थ्रो मिक्सिंग ऑफ फ्लो विच रिजल्ट, वही चीज़ें हैं। अब क्या होगा कि अब ज़्यादा मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में कंकड़ हो गया, कंकड़ होना ही नहीं चाहिए है, तो क्या करेगा, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, तुम्हारी ब्रिक वीक रह जाती है, पोरस रह जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब ब्रिक के अंदर मान लीजिए पेबल्स है, तो प्रॉपर उसको शेप नहीं दे सकते अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पेबल्स नहीं होना चाहिए। कुल मिला के मुद्दे की बातें हैं। आयरन पायराइड्स भी नहीं होना चाहिए। आयरन पायराइड क्या करता है, ब्रिक को कलर खराब कर देता है, ब्रिक के कलर को खराब कर देता है, ठीक है। अब क्या आयरन, मान लीजिए आयरन पायराइड प्रेजेंट है ब्रिक के अंदर, ठीक है, तो एक क्रिस्टलाइज्ड एंड डिसइंटीग्रेट, जिसमें मान लीजिए ब्रिक को जब जलाते हैं प्रॉपर क्रिस्टल बन जाता है और वो फिर टूटने लग जाते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं, तो आयरन पायराइड्स नहीं होना चाहिए। कुल मिला के हार्मफुल इंग्रेडिएंट में देखा जाए तो यही वाले आते हैं। लाइम, लाइम के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि लाइम का क्या कैफे है। एल्कली के बारे में पता होना चाहिए, एक तो लाइम, दूसरा एल्कलीज, लाइम एल्कलीज और पेबल्स, इनके बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं पता तब भी आपका काम हो जाएगा। पता चल गया ना कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं। अच्छा, अब जब हमें इंग्रेडिएंट के बारे में पता चल गया तो हमें ये देखना है कि ब्रिक बनाएं कैसे, उससे पहले कुछ क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे, इन क्वेश्चन को देख लीजिए आप लोग फटाफट। हमारे जो गुड ब्रिक होती है, सबसे जो 2019 में क्वेश्चन आया है कि गुड ब्रिक के अंदर एल्यूमिना कितना होता है, एल्यूमिना 20 से 30% होता है, जिसका आंसर यही हो जाएगा, ब्रिक 20 से 30% होता है। क्ले एंड फिल्ड कंटेंट इन गुड ब्रिक अर्थ है, तो भैया फिल्ड यानी फिल्का, फिल्का कितना होता है, 50 से 60%। अब कितना परसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 50%, है ना, 50% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल शेप टू कंट्रीब्यूटेड बाय, ठीक है। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक इन सुटेबल, बताइए, तब तक मैं कॉपी ले लेता हूँ, है ना। प्लास्टिसिटी कौन प्रोवाइड करता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका, लाइम। सिलिका तो क्रैक को रोकता है, मैग्नीशियम एलोट्रिन देता है, एल्यूमिनियम प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। उससे होता क्या है, तो प्लास्टिसिटी की वजह से ब्रिक को प्रॉपर सुटेबल शेप अपन दे सकते हैं, है ना, सुटेबल शेप दे सकते हैं, जैसा शेप चाहिए वैसा शेप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर ए वाला क्वेश्चन है, सबसे जो 2015 में आया होगा, पढ़ के बताइए फटाफट। ये सारी चीज जो पढ़ाया हूँ ना उन्हीं क्वेश्चन है अभी। इसलिए बोलते हैं क्लास को ध्यान से देखा करिए ताकि क्वेश्चन अपने आप बन जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट है। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना, एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होने पर इन द क्ले मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होने से जो हमारी ब्रिक है वो ब्रिटल हो जाती है एंड वीक हो जाती है। एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होने से ब्रिक हमारे ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। ये सवाल इसमें इस स्टेटमेंट कह रहा है।
आपको पता है कि एल्यूमिना की मात्रा ज़्यादा होने से ब्रिक में श्रिंकेज आ जाते हैं एंड रैप आ जाते हैं। ठीक है, अगला दिया है एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। एक्सेस मात्रा में ज़्यादा रहेगी तो ब्रिक में क्या करता है, क्रैक आ जाते हैं एंड वार्प आ जाते हैं, वही है रैपिंग। Excess of alumina in the clay leaves high powder deposit on the brick. Excess of alumina in the clay improves impermeability and durability of the brick. भैया अब आपको सबको पता होना चाहिए जो चीज़ें हमने बताई कि भैया इम्परेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्परेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए हमारा आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इम्परेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के लिए तो आयरन ऑक्साइड के ऊपर छोड़ दो, है ना। आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल हो गया। पाउडर जो डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रिक के सरफेस में, तो ये तो एल्कलीज की वजह से होता है, यानी सोडा एंड पोटाश की वजह से होता है, सोडा एंड पोटाश की वजह से होता है। अब यहाँ पर देखिए ब्रिक को ब्रिटल एंड वीक कौन बनाता है, सिलिका। सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो कोहेजन कम हो जाता है, ब्रिटल एंड वीक हो जाती है। ब्रिक में जो क्रैक आ जाते हैं, वार्प आ जाते हैं, ये आपका होता है ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिना होने से, ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिना होने से। समझ में आ गई बात, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ना। तो एल्यूमिना की वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो हमने बता दिया। बाकी सबकी इनकी एल्यूमिना की वजह से और कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, किनकी वजह से होती है वो भी हमने बता दिया, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक, किसकी की उपस्थिति में, किसके प्रेजेंस में रेड कलर आता है, बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, लाइम, सिलिका, मैंगनीज, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर आता है ना, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इफ फ्लोरोसेंसेस इन द ब्रिक काजेस ड्यू टू, तो अभी इफ फ्लोरोसेंसेस इन द ब्रिक किसकी वजह से होता है, इफ फ्लोरोसेंसेस इन द एक्सेस ऑफ बर्निंग ऑफ ब्रिक, ज़्यादा ब्रिक को जलाने से। हाई कंटेंट ऑफ सिलिका, ज़्यादा फील्ड कंटेंट होने से। हाई पोरोसिटी होने की वजह से। या फेल्यूबल, जो हमारा पेरेंट क्ले है, जो मिट्टी है उसके अंदर फेल्यूबल फॉल्ट होने की वजह से, फेल्यूबल फॉल्ट ज़्यादा होने की वजह से इफ फ्लोरोसेंसेस की प्रॉब्लम होती है, यानी सोडा एंड पोटाश जो ज़्यादा होते हैं ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इफ फ्लोरोसेंसेस की प्रॉब्लम इसकी वजह से होती है, तो आपका ये वाला आंसर हो जाएगा, 4th नंबर, है ना। जो पैचेस आ जाते हैं ना वाइट डिपोजिट, मैंने दिखाया था ना इमेज में, उसी को बोलते हैं इफ फ्लोरोसेंसेस। एक्सेस मात्रा में सिलिका होती है तो क्या प्रॉब्लम होती है, ब्रिटल एंड वीक बनाता है ब्रिक को। अब सोचिए अभी हमने पढ़ा, यदि हमको ये सारी चीज़ें याद रहे एग्जाम में तो कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। कितना आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन वही बात है ना कि आपको इनको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, तभी जाके काम बनेगा। तो बार बार रिपीट करेंगे, समझते चलेंगे, क्लास को अच्छे से देखते चलेंगे तो बन जाएगा। अब यहाँ तक तो बात सही रही, ठीक है, यहाँ तक तो बात सही थी। अब हमने पता चला गया कि हमें ब्रिक बनानी है, तो ब्रिक के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देख ली, ब्रिक का बेसिक हमने देख लिया। ब्रिक के इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए हमने वो भी देख लिए, तो ये कौन कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इंग्रेडिएंट का वर्ग क्या होता है, ये भी देख लिया। अब इन इंग्रेडिएंट को मिला करके ब्रिक हमें बनाना है, क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें मिट्टी तैयार करनी पड़ेगी, है ना, क्ले का प्रिपरेशन करना पड़ेगा, क्ले। अब क्ले की प्रिपरेशन कैसे कैसे करेंगे, क्या हमें जहाँ ब्रिक बनानी है, मान लीजिए हमें इस एरिया से मिट्टी खोदनी है, इस पर्टिकुलर एरिया से हमें मिट्टी लेना है, क्ले लेना है, तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, समझने वाली बात है। ये हमारे इस पर्टिकुलर एरिया से मैं कुछ कुछ लिख लिख के पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि ताकि आपको फील हो पाए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ों का फील आ पाए। जैसे मान लो दिस इज एरिया, ठीक है, ये आपका एरिया है, इस एरिया से हमें मिट्टी लेनी है, क्ले लेनी है। अब इस यहाँ से क्ले लेने के बाद यहाँ से अपन क्ले लेते हैं, मतलब अर्थ ले लीजिए, ब्रिक अर्थ ले लीजिए, ठीक है, फिर क्ले कह सकते हैं यार, क्ले, ठीक है। अब क्ले पार्टिकल साइज क्या होती है पता है, 2 माइक्रोन से कम होता है। अच्छा अब एक क्ले है, अब इस क्ले को क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर एरिया से डायरेक्टली क्ले की खुदाई कर लेंगे या फिर क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग में पहला काम होता है प्रिपरेशन, समझिएगा, प्रिपरेशन ऑफ क्ले।
क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या करेंगे, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका ए नंबर, अनफॉइलिंग। अनफॉइलिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग के लगभग 200 mm से लेकर के 400 mm थिकनेस तक हम मिट्टी को खोद करके बाहर फेंक देते हैं। अब मिट्टी को खोद के बाहर क्यों फेंक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अनवांटेड है ना, अनवांटेड चीज़ें होती, कंकड़ है, पत्थर है, झाड़ियाँ हैं, कुछ भी है, उनको निकाल के फेंक दो। इसके बाद क्या करते हैं, बिगिंग। दूसरा नाम होता है डिगिंग। क्या होता है, डिगिंग। डिगिंग यानी खुदाई करेंगे, मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं। मिट्टी की खुदाई कर लेते हैं, मिट्टी की खुदाई करने के बाद हमने मिट्टी खुदाई कर ली, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए हम छोड़ देते हैं मिट्टी को, है ना, सॉफ्ट होने के लिए, वेदरिंग बोलते हैं। कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए मिट्टी को छोड़ देते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो अनफॉइलिंग होता है, डिगिंग होता है, ठीक है। अनफॉइलिंग पहले करते हैं, फिर हम डिगिंग करते हैं, फिर डिगिंग करने के बाद क्लीनिंग करते हैं, है ना, क्लीन कर लेते हैं। जो हमारे पास, अब लिख लिख के पढ़ाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, हालांकि थोड़ा समझ में आ गया चीज़ें, मैं थोड़ा सा इस चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। अपन क्या करते हैं कि अनफॉइलिंग कर लेते हैं। अनफॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि कुछ टॉप के लेयर को हमने उठा के खोद के फेंक दिया, फिर डिगिंग कर लिए। डिगिंग करने के बाद उसमें क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग में क्या होता है कि जो उसके अंदर जो अनवांटेड चीज़ें होती हैं ना, उनको हटा देते हैं। वेदरिंग यानी कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, फिर ब्लेंडिंग एंड टेम्परिंग करते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्रिक पढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक फ्रॉम क्ले इन्वॉल्व प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग एंड देन ड्राइंग एंड बर्निंग। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहले मिट्टी को तैयार करना, फिर मिट्टी के तैयार करके मोल्डिंग करना, मोल्डिंग यानी ब्रिक को एक अच्छा शेप देना, फिर उसको सुखाना यानी ड्राइंग करना, फिर जलाना। ये सारी प्रोसेस के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक आता है। आ रही बात समझ में। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या क्या करते हैं उसको देखेंगे, फिर हम मोल्डिंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे, फिर ड्राइंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे, फिर बर्निंग कैसे करते हैं उसको देखेंगे। आई होप आपको मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आया हो कि मैन्युफैक्चरिंग आपका 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप यानी 4, ये 4 स्टेप के अंदर होता है। पहले प्रिपरेशन ऑफ क्ले, फिर मोल्डिंग, देन ड्राइंग एंड बर्निंग। अब प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आपका वो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 स्टेप होते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ब्लेंडिंग, टेम्परिंग, वेदरिंग से अभी मैं बताने वाला हूँ एक एक करके सारी चीज़ें। अब देखिए, मैंने सब कुछ आपके लिए लिख रखा है ताकि आपको कभी जब रिवीजन करें तो कोई प्रॉब्लम ना हो। हमें चाहिए होती है प्योर क्ले। हमें क्या चाहिए होती है, प्योर क्ले। इसके लिए प्रिपरेशन फैब्रिक। तो अपन क्या करते हैं, जो टॉप लेयर की सॉइल होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, है ना, उस टॉप की लेयर की सॉइल को लगभग 200 mm डेप्थ तक, है ना, उखाड़ के फेंक देते हैं। इसे बोलते हैं अनफॉइलिंग। फिर क्या करते हैं, टॉप लेयर हमने हटा दिया, इसके बाद मिट्टी को डग आउट करते, खुदाई कर लेते हैं और एक प्लेन ग्राउंड में स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है, ये भी कर दिया। फिर हम करते हैं क्लीनिंग। क्लीनिंग का मतलब होता है किसी स्टेज के अंदर मान लो स्टोन है, वेजिटेबल मैटर है, इन सबको क्लीनिंग कर दो, है ना। मान लो लार्ज क्वांटिटी में मैटर प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसको वाफ्ट करना पड़ता है एंड स्क्रीन करना पड़ता है। देखिए ये अंकल जी कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले धोते हैं, प्रॉपर स्क्रीनिंग वगैरह पर कुछ कर लेते हैं। लम्फ है तो इनको छोटे छोटे फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, पाउडर फार्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रशिंग रोलर होते हैं ना, उस लम्फ को फोड़ देते हैं। फिर इसके बाद वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब ये होता है कि वो हमारे जो क्लीन्ड क्ले है ना, जिसको प्रॉपर आपने स्क्रीनिंग कर ली है, उस स्क्रीन्ड क्ले को क्या करें, खुले एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं सॉफ्ट होने के लिए, ठीक है। इसमें 3 से 4 वीक लग जाता है, या फिर एक पूरे पूरे बरसात के टाइम पे कर दो। जनरली ऐसा किया जाता है कि भाई बरसात आने वाली है जुलाई में, तो मई जून में मिट्टी खुदाई करके छोड़ दो, है ना, प्रॉपर उसमें पानी वानी पड़ जाए। वो सारी प्रिपरेशन करने के बाद, ऐसा नहीं कि ऐसे छोड़ देना है, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। जैसे मान लीजिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है, कुछ इंग्रेडिएंट को मिक्स करना है। अब उस इंग्रेडिएंट को जो मिक्स करते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग, है ना। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी इंग्रेडिएंट टू द क्ले, तो अपन उसे बोलते हैं ब्लेंडिंग, है ना। इस स्टेज के अंदर क्या करते हैं, ब्लेंडिंग कर लेते हैं। इट इज़ टू बी एडेड इन दिस स्टेज बाय मेकिंग द क्ले लूज एंड स्प्रेड। वही चीज़ है, हमारे पास मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर हमें जो भी इंग्रेडिएंट डालना है उसको हम डाल देते हैं और प्रॉपर मिक्स कर देते हैं। जब कोई इंग्रेडिएंट को डाला जाता है उसे बोला जाता है ब्लेंडिंग। क्या बोलते हैं, ब्लेंडिंग। दूसरा होता है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या होता है, इस स्टेज के अंदर टेम्परिंग का मतलब होता है कि हमने पहले तो इंग्रेडिएंट डाल दिया था, अब प्रॉपर इसमें पानी डाल के मिक्स करते हैं, है ना, पानी डाल के प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं। अब पानी डाल के प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं तो दूसरा ये होता है कि हम भैया पैर से करें, जैसे यहाँ पर देखिए भैया कर रहे हैं, अपने पैरों से कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में कर सकते हैं, लार्ज क्वांटिटी में थोड़ी कर सकते हैं।
लार्ज क्वांटिटी में अपन नहीं कर सकते, तो लार्ज क्वांटिटी के लिए हमें पग मिल की नीड होती है। तो मिक्सिंग के लिए या फिर टेम्परिंग के लिए कौन सी मशीन यूज होती है, सवाल आएगा तो पग मिल। क्या होता है, पग मिल होता है, ठीक है, बड़े स्केल प्रोजेक्ट के लिए। तो अपन इस तरीके से टेम्परिंग करते हैं। अब टेम्परिंग आपने प्रॉपर कर दिया ना, तब इसको आप मोल्डिंग करना रह गया, है ना। आप प्रॉपर मोल्डिंग कर सकते हैं। तो ब्लेंडिंग का मतलब होता है कोई इंग्रेडिएंट को डालना, टेम्परिंग का होता है मिक्सिंग करना पानी डाल करके। अब होता है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो अभी तक हमने जो चीज़ें बताई वो प्रिपरेशन ऑफ क्ले में थी। प्रिपरेशन ऑफ क्ले में क्या था, अनफॉइलिंग था, डिगिंग था, क्लीनिंग था, वेदरिंग था, ब्लेंडिंग था, टेम्परिंग था। ब्लेंडिंग यानी कोई इंग्रेडिएंट को डालना, और टेम्परिंग मतलब होता है, टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट मिनट क्या हो गया, ठीक है। टेम्परिंग का मतलब होता है पानी डाल के प्रॉपर मिक्स करना। क्लियर है चीज़ें, टेम्परिंग में पग मिल का यूज करते हैं, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे कि भाई हमारी मिट्टी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है, प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है, अब उससे आप ब्रिक बना लो। उसे बोलते हैं मोल्डिंग। क्या बोलते हैं, मोल्डिंग। अब मोल्डिंग का मतलब ये होता है कि प्रॉपर शेप एंड साइज में कन्वर्ट करना, डिजायर्ड शेप एंड साइज में ब्रिक को बनाने की प्रोसेस को मोल्डिंग कहते हैं। अब दो टाइप की मोल्डिंग हो सकती है, एक तो हैंड मोल्डिंग हो सकती है, दूसरा होता है मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग यानी हाथ से बनाना, हाथ से ब्रिक बनाना, यानी स्मॉल स्केल में प्रोजेक्ट है, थोड़ा बहुत ब्रिक बनानी है तो बना सकते हैं। लेकिन लाखों ब्रिक बनानी है, 10-20 हज़ार बनाना तो बना लो। लाखों ब्रिक बनाने तो आपको, है ना, मशीन मोल्डिंग करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर भी जो अपना हैंड मोल्डिंग हम बात किए, हैंड मोल्डिंग में भी तरीके होते हैं। उस तरीकों को जानने से पहले हमारे पास क्या, जैसे मान लो हमारे पास एक पूरा मोल्ड होता है। क्या होता है, मोल्ड। अब ये जो मोल्ड होता है ना, इस मोल्ड की साइज 10 से, है ना, थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है, 8 से 10% थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है, ताकि श्रिंकेज को इनकाउंटर कर सके, है ना। 8 से 12%, यहाँ लिखा है ना, 8 से 12% ज़्यादा रखा जाता है ताकि वो श्रिंकेज को इनकाउंटर कर सके, है ना। बाद में श्रिंकेज हो तो श्रिंक होकर के ब्रिक अपने प्रॉपर शेप एंड साइज में आ जाए, ठीक है। अब हैंड मोल्डिंग तभी करते हैं जब मैन पावर, यानी जो मजदूरी होती है, फिर मैन पावर जो सस्ती होती है, उसी केस में अपन हैंड मोल्डिंग में जाते हैं। अदरवाइज मशीन मोल्डिंग बेटर होता है आजकल, ठीक है। तो हैंड मोल्डिंग, अब जो मोल्ड होता है ना, इसके मोल्ड में एक बना होता है प्रॉपर यहाँ पास, ताकि जिससे फ्रॉक बन जाता है। अब मोल्ड का डायग्राम देखो, यहाँ मोल्ड है ना, दिख रहा है आपका, इस तरह के कुछ मोल्ड होता है ना। ये जो गड्ढा दिखेगा इससे फ्रॉक बन जाएगा, बाकी और आप देख सकते हैं। अब हैंड मोल्डिंग में दो तरीके होते हैं कि अब हमारे पास सांचा है, यानी हमारे पास मोल्ड है, वो मोल्ड से अपन ब्रिक बना रहे हैं, तो ज़मीन पे बनाएं यानी ग्राउंड पे बनाएं, या फिर टेबल पे बनाएं। तो ग्राउंड मोल्डेड करने के लिए प्रॉपर वहाँ की साफ सफाई करके वहाँ ग्राउंड मोल्डेड कर सकते हैं। या फिर हमारे पास टेबल होती है, टेबल की जो साइज होती है 2 मीटर बाई 1 मीटर होती है, उस टेबल के ऊपर प्रॉपर अपन ब्रिक बनाते हैं। अब यहाँ इमेज नहीं है, नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। टेबल मोल्डेड है ना, एक टेबल हमारे पास हो गई 2x1 की। अब इस टेबल के ऊपर अपन ब्रिक रखते हैं इस तरीके से सिस्टमेटिक, ये आपका टेबल मोल्डेड होता है। अच्छा, मशीन मोल्डेड क्या होता है, जब लार्ज क्वांटिटी में बनाना है, मैन पावर सस्ती नहीं, तो मशीन मोल्डेड की तरफ जाएंगे। उस केस में क्या होता है कि हमारा पैसा भी सेव होता है, टाइम भी सेव होता है, ठीक है। सस्ती पड़ती है वाली ब्रिक, ठीक है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। इसमें भी दो टाइप की होती है, प्लास्टिक क्ले मशीन होती है, ड्राई क्ले मशीन। प्लास्टिक क्ले मशीन के अंदर क्या करते हैं, पानी, है ना, और हम प्रॉपर टेम्परिंग करके डालते हैं। प्रॉपर टेम्परिंग यानी ऐसा कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट मिला करके, पानी मिला करके डाल देते हैं। ड्राई में क्या करते हैं, पहले आपने क्ले डाल दिया, इंग्रेडिएंट मिला करके बाहर से पानी डालते हैं, बाहर से पानी डालते हैं, तो ये आपका ड्राई क्ले मशीन में होता है, ठीक है। इसमें टेम्पर्ड क्ले डालते हैं, ठीक है, प्रॉपर पानी वगैरह मिक्स करके। इसमें ब्लेंडेड क्ले डालते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ब्लेंडेड यानी विदाउट पानी, ब्लेंडेड यानी विदाउट पानी। तो ड्राई क्ले मशीन में विदाउट पानी डालते हैं, प्लास्टिक क्ले मशीन में विद पानी, यानी प्रॉपर पानी वगैरह डाल करके मिट्टी को डालते हैं ताकि शेप बन जाए। हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, हम बात कर रहे हैं मोल्डिंग की, हम बात कर रहे हैं मोल्डिंग की। यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी। मिक्सिंग करने के लिए हमने पग मिल का यूज कर लिया है, ध्यान रखना। पग मिल का काम क्या होता है, प्रॉपर मिक्सिंग करने का काम होता है। देखो हमारे पास एक क्ले है, हमारे पास क्ले है, हमें जो भी इंग्रेडिएंट डालना है हमने डाल के प्रॉपर क्या किया, मिक्स कर दिया इंग्रेडिएंट डाल करके। इसे बोलते हैं ब्लेंडेड क्ले। क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड। क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड। अब आपने क्या किया, इसके अंदर पानी डाला, तो पानी डाला तो स्मॉल क्वांटिटी में कुछ मिक्स कर लेंगे, या फिर ज़्यादा क्वांटिटी में पग मिल का यूज़ करेंगे। पग मिल कर यूज करके अपने प्रॉपर मिक्स कर लिया। इसके बाद इस क्ले को क्या करना है आपको, प्लास्टिक क्ले मशीन में डालना है, फिर ड्राई क्ले मशीन में। तो जब हमने पानी वगैरह प्रॉपर मिक्स कर दिया तो प्लास्टिक क्ले मशीन में, पानी मिक्स नहीं किया तो ड्राई क्ले मशीन में। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
आ गई है तो बहुत बढ़िया है, आ गई है तो बहुत बढ़िया है। अब हम बात करेंगे ड्राइंग। हमारी ब्रिक रेडी हो चुकी है, अब इस ब्रिक को सुखाना पड़ेगा ना। अब सुखाने के भी, अब क्या है ना, मान लीजिए ग्रीन ब्रिक जो अपनी ब्रिक है तो उसके अंदर मॉइस्चर होता है ना। अब तुरंत तुरंत आपने बनाया तो काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। अब उस मॉइस्चर फेस ब्रिक को आप क्या करते हैं, बर्निंग कर देते हैं। क्या करते हैं, बर्निंग कर देते हैं। तो उससे ब्रिक क्या होती है, क्रैक आ जाते हैं ब्रिक में, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। क्या होती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए अपन क्या करते हैं, प्रॉपर ब्रिक को ड्राई करते हैं, है ना। और मॉइस्चर फेस ब्रिक को क्या बोलते हैं, ग्रीन ब्रिक बोलते हैं। तो अपने को प्रॉपर ड्राई करना है। अब कितने टाइप की ड्राइंग होती है, नेचुरल ड्राइंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल ड्राइंग कर सकते हैं। नेचुरल यानी आपने प्रॉपर छलनी मरवा दी ब्रिक की, है ना, आपने बहुत देहाती शब्द का यूज किया, यानी ब्रिक को सिस्टमेटिक आपने लगा दिया। उससे क्या होगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक लगवाने के बाद से, सिस्टमेटिक लगाने के बाद से वो ब्रिक ऑटोमेटिक धीरे 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 करके वो सूख जाएगी, है ना। वो नेचुरल ड्राइंग होती है। आर्टिफिशियल ड्राइंग में कुछ हम गैसेस वगैरह पास करवाते हैं, है ना, गैसेस वगैरह पास करवाते हैं। अब आर्टिफिशियल ड्राइंग में भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हार्ड फ्लोर ड्रायर, दूसरा होता है टनल ड्रायर। नॉट मच इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या लिखा है, ब्रिक को जब अपन ड्राइंग के लिए रखते हैं ना तो आपको ऐसे नहीं रखना है, जो साइड पे ऐसे नहीं होना चाहिए। साइड पे इस तरीके से तो इसमें सनलाइट कैसे जाएगी अच्छे से, या तो इस तरीके से होना चाहिए, फिर ये तरीके होना चाहिए। ये बहुत था हमारा करेक्ट, ये दोनों करेक्ट तरीके होते हैं, अरे वाला करेक्ट नहीं होता। ड्यूरिंग ड्राइंग ब्रिक आर ऑलवेज प्लेस्ड along their edges एंड नेवर प्लेस्ड along their फेस, है ना। ये जो फेस होता है इसे स्ट्रेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको एज के अकॉर्डिंग रखना है, एज के अकॉर्डिंग। नेवर प्लेस्ड along their फेस, फेस के अकॉर्डिंग नहीं रखना होता है ना। ऐसे आप रखेंगे इस तरीके से तो प्रॉपर स्पीड ड्राइंग होगी। सुखाए ऐसे में जाएगी, ड्राई इसमें भी हो जाएगी, लेकिन स्पीड ड्राइंग करना है, जल्दी करना होता तो ये तरीके होते हैं, है ना, along their edges। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आ गई तो बहुत बढ़िया। थोड़ा और देख लेते हैं। अब हमारी ब्रिक प्रॉपर ड्राई हो चुकी है। अब इस ब्रिक को क्या करना है, हमें जलाना होगा। इस ब्रिक को हमें क्या करना है, जलाना होगा। तो जलाने के लिए अपन क्या करते हैं, बर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्निंग। अब इस बर्निंग वाली चीज़ में क्या करते हैं, जो हमारी ड्राई ब्रिक होती है ना, अब हमारी स्मॉल क्वांटिटी में तो क्लैंप में जला दो, ज़्यादा क्वांटिटी में तो किल्न में जलाते हैं। किस में जलाते हैं, किल्न में जलाते हैं। एक सर्टेन डिग्री टेम्परेचर पे ब्रिक को जलाया जाता है। थोड़ी ब्रिक है तो इस क्लैंप के अंदर जला दो, ज़्यादा ब्रिक है तो किल्न के अंदर जला दो। टेम्परेचर कितना होता है रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस, 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब मान लीजिए ब्रिक को आपने ज़्यादा जला दिया, आपने 1600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया, तो हमारे ब्रिक क्या होती है, इसका शेप पूरा ख़राब हो जाता है, ब्रिटल हो जाती है ना। ओवर ब्रेंड ब्रिक क्या होती है, ब्रिटल हो जाती है। और मान लीजिए आपने ब्रिक को 300 डिग्री सेल्सियस में जला दिया तो अंडर ब्रेंड हो जाएगी, प्रॉपर जलेगी नहीं। प्रॉपर जलेगी तो प्रॉपर लोड को कैरी नहीं कर पाएगी, है ना, बहुत ही सॉफ्ट रह जाती है। क्लियर है चीज़ें ना यहाँ तक। तो बर्निंग का मतलब होता है कि हमने ब्रिक को प्रॉपर ड्राई किया, ड्राई करने के बाद ब्रिक को थोड़ी क्वांटिटी में तो क्लैंप में जलाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में तो किल्न में जलाते हैं, लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जलाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों लिखा है, देखो यहाँ सवाल आते हैं। जितना पानी होता है ना, मॉइस्चर होता है, ग्रीन ब्रिक होती है ना, मॉइस्चर तो कुछ ना कुछ रह जाता है ड्राई करने के बाद भी। तो अब आप क्या करते हैं कि जितना पानी होता है वो आपका 650 डिग्री सेल्सियस में रिमूव हो जाता है, रिमूव हो जाता है। फिर भी ब्रिक को 1100 डिग्री सेल्सियस में जलाया जाता है। इससे क्या होता है, जो सैंड और लाइम होता है ना, ये फ्यूज होते हैं, फ्यूज होते हैं तो इनके बीच केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है मटेरियल के बीच में, ठीक है। फ्यूज होते हैं तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी पार्ट मटेरियल के बीच में बन जाती है, ठीक है। और जब ये हार्ड मतलब प्रॉपर हो गए ना, बॉन्डिंग बन गई ना, अब इसको प्रॉपर जब ये कूल होता है, ठीक है, टेम्परेचर कम होता है, तो हमारे ब्रिक बहुत अच्छे हार्ड हो जाते हैं, बहुत अच्छे डेंस मास को अचीव कर लेती है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा टेम्परेचर में मत जलाना ब्रिक को, अदरवाइज क्या होगी, इसका शेप खराब हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड शेप हो जाती है। ओवर ब्रंट ब्रिक बोलते हैं, ओवर ब्रंट ब्रिक। ब्रिक के क्लासिफिकेशन में आता है ना, अंडर ब्रंट ब्रिक, अधजली ईंटें, ज़्यादा जली हुई ब्रिक, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे जलाने पे प्रॉब्लम होती है ना। अब अच्छा जलाते कैसे हैं, है ना। अब इसके बारे में जानने की, अपने क्लैंप और किल्न बता दिया। तो किल्न कितने टाइप का होता है थोड़ा सा जान लीजिए, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमने बता दिया अभी तक, वो इंपॉर्टेंट था। टाइप्स ऑफ किल्न में दो टाइप की किल्न होती है, एक इंटरमीडिएट होता है, दूसरा कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस में भी 3 टाइप की होती है। एक ही बार सवाल आया था, ये आर्मी वगैरह में आया था
कि जो अपना कंटिन्यूअस किल्न होती है वो कितने टाइप की होती है। बुल ट्रेंच होती है, हाफमैन होती है और टनल होती है। बुल ट्रेंच, हाफमैन एंड टनल। तो हमने दो चीज़ें हो गई ना, एक तो हमने क्लैंप पढ़ा, दूसरा हमने किल्न पढ़ा। क्लैंप हमारा होता है स्मॉल क्वांटिटी के लिए, किल्न होता है लार्ज क्वांटिटी के लिए। अब लार्ज क्वांटिटी में भी दो टाइप की हो गई हमारे पास, एक हमारे पास इंटरमीडिएट, दूसरा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में भी तीन टाइप हो गई, एक तो बुल ट्रेंच, हाफमैन एंड टनल। आई होप आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जो बुल ट्रेंच होती है सेमी कंटिन्यूअस होती है और हाफमैन कंटिन्यूअस होती है। इनके बारे में भी थोड़ा सा आप ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ सकता है। अब कितने स्टेज में बर्निंग होती है ब्रिक की, कितने स्टेज में जलाया जाता है, थोड़ा सा स्टेज के बारे में भी आपको याद रखना होगा। पहला होता है डिहाइड्रेशन, फिर होता है ऑक्सीडेशन, फिर विट्रिफिकेशन, फिर कूलिंग। एक ही बार क्वेश्चन आया था ऑर्डर के बारे में आया था, ऑर्डर पूछा हुआ था। तो आपको पता है 650 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, 650 डिग्री सेल्सियस पूरा पूरा पानी रिमूव हो जाता है। और जब पूरा पानी रिमूव हो जाता है उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। फिर 1100 डिग्री सेल्सियस में ब्रिक प्रॉपर जलती है ना, उसे विट्रिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विट्रिफिकेशन। और बीच की जो प्रोसेस होती है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक सवाल देखिए, ये सवाल एसएससी जेई में आया हुआ है, एसएससी जेई में आया हुआ है। ब्रिक फॉर बर्न्ट टेम्परेचर, ब्रिक को किस टेम्परेचर पे जलाया जाता है, ब्रिक को किस टेम्परेचर पे जलाया जाता है? बताइए, इसका आंसर बताइए आप लोग। 500, 700, 700 से 900, 900 से 1100, 1200, 1500। तो अपन 900 से 1100 आंसर करेंगे, ठीक है। 1100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, इससे ज़्यादा पे चलाते नहीं है, तो ये सवाल का आंसर आपको बन जाएगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा यदि हम समराइज करें तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपको, ठीक है। 5 मिनट में क्विकली रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा, ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा। और एक बार हम आपसे पूछ भी लेते हैं, क्योंकि आपने यदि क्लास को सीरियसली देखा तो आपको पता होगा। हमने आज ब्रिक वाला टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, तो ब्रिक वाले टॉपिक में पहले हमने क्या देखा? पहले हमने इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक देखा। क्या थिकनेस हो गई क्या? हाँ, इंग्रेडिएंट देखा। इंग्रेडिएंट में क्या क्या होता है? पहले हमने देखा सिलिका के बारे में, दूसरा हमने देखा एल्यूमिना, तीसरा हमने देखा लाइम, फिर हमने देखा आयरन ऑक्साइड, फिर हमने देखा मैग्नीशिया। फिर इनके काम के बारे में देखें, इनके काम के बारे में मोटा मोटा सबको याद हो गया होगा अब तक में। सिलिका का काम क्या होता है? क्रैक को रोकना, श्रिंकेज को रोकना, है ना, श्रिंकेज को रोकना, ये प्रिवेंट करता है, ध्यान रखना, ये प्रिवेंट करता है। एल्यूमिना क्या करता है? प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। लाइम का काम क्या होता है? लाइम एक्चुअली, लाइम 5% से कम होता है, सिलिका लगभग 50 से 60% होता है ना, ये 20 से 30% होता है, और ये लेस देन 5% होता है ना। ये फ्यूज करता है सिलिका वगैरह को, ज़्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, डिसइंटीग्रेट करता है पार्टिकल को, है ना। सिलिका ज़्यादा मात्रा में होगी तो ब्रिटल कर देती है, एल्यूमिना ज़्यादा मात्रा में होगी तो क्रैक आ जाते हैं। आयरन ऑक्साइड रेड कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है, साथ में ड्यूरेबिलिटी एंड इम्परेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशिया येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है, येलो टिंट कलर प्रोवाइड करता है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा 5 से 7% होनी चाहिए, मैग्नीशिया लगभग 1% के आसपास होता है। तो ये हमने इंग्रेडिएंट के बारे में देखा था, ये प्रॉपर आपका रिवीजन हो गया। दूसरा हमने टॉपिक डिस्कस किया था इंग्रेडिएंट के बाद में, हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में। किसके बारे में देखा था? हार्मफुल इंग्रेडिएंट। तो जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं उनमें हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट था वो लाइम था, कि लाइम की मात्रा ज़्यादा है, लाइम की मात्रा ज़्यादा है तो क्या प्रॉब्लम होगी। और दूसरा, लाइम हमारा जो लम्फ के फॉर्म में होता है, लाइम लम्फ के फॉर्म में यानी कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। और जब ये गर्म होगा तो क्या होगा? कैल्शियम, ये जो आपको बने कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको बोल सकते हैं क्यूक लाइम, क्यूक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्यूक लाइम क्या करता है? जो ये होता है पानी को एब्जॉर्ब करेगा और इससे रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, एक है ना, फ्लेक्ड लाइम बोलते हैं, फ्लेक्ड लाइम। अब जो फ्लेक्ड लाइम होता है इसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्ट हमारा ब्रिक क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है। दूसरा हमने देखा था सबसे इम्पोर्टेंट जो एल्कलीज होते हैं, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होते हैं? सोडा एंड पोटास, सोडा एंड पोटास। अब ये सोडा एंड पोटास क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? देखिए, सोडा एंड जो पोटास होते हैं,
है ना, बेसिक बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। जो फोड़ा एंड पोटास होते हैं, एक मिनट ना, जो फोड़ा और पोटास होता है ना, ये फोड़ा एंड पोटास यानी Na2O होता है एंड K2O होता है। ये क्या करता है, इससे क्या होता है कि मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया। अब मॉइस्चर इसने ऑब्जर्व कर लिया, अब क्या होगा, जब मॉइस्चर एवापोरेट हो जाएगा तो ब्रिक के सरफेस में वाइट पैचेस डिपॉजिट हो जाते हैं। क्या होते हैं, वाइट पैचेस डिपॉजिट हो जाते हैं, है ना, जिससे क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। आप लिख लेना, पार्ट में इफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तीसरा, पेबल्स नहीं होना चाहिए। पेबल्स, पेबल्स क्या करते हैं, कंकड़। ये तो मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करते हैं, मतलब मिक्सिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। यूनिफॉर्म साइज में ब्रिक को आप नहीं बना सकते, यूनिफॉर्म शेप एंड साइज आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, है ना, मिक्सिंग में प्रॉब्लम होगी तो कैसे हो पाएगा। तो ये पेबल्स नहीं होने चाहिए, ये भी हमने देखा। इसके बाद ये दो टॉपिक हमने देखा, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में, है ना, इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिक के बारे में हमने देखा। फिर हार्मफुल इंग्रेडिएंट के बारे में देखा। तीसरा जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी आपके साथ, वो हमने देखा था मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या हमने देखा था, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आपको मिट्टी को तैयार करना होता है ना, क्ले की प्रिपरेशन करनी होती है। अब जो क्ले प्रिपरेशन होता है पहला काम, फिर क्ले प्रिपरेशन करने के बाद आपका मोल्डिंग होता है, फिर ड्राइंग होता है, फिर बर्निंग होता है। क्या होता है, बर्निंग, लास्ट स्टेज में बर्निंग आ जाता है। अच्छा, ये 4 स्टेप तो होते हैं प्रिपरेशन आप क्ले के। अब इसमें आप देखिए जो क्ले प्रिपरेशन होता है इसमें भी कई स्टेप आते हैं। अनसॉइलिंग हो जाता है आपका, अनसॉइलिंग। दूसरा होता है डिगिंग, डिगिंग। तीसरा क्या होता है, डिगिंग करना, क्लीनिंग कर दो। वेदरिंग होता है, वेदरिंग होता है। फिर ब्लेंडिंग, टेम्परिंग। राइटिंग में मत जाना यार, है ना, ठीक है, बहुत फास्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ। अब यहाँ देखिएगा कि जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि अनफॉइलिंग, अनफॉइलिंग में आपने टॉप लेयर को, है ना, वो निकाल के फेंक दिया। डिगिंग में मिट्टी खुदाई कर दी। क्लीनिंग में जो कंकड़ पत्थर को बाहर कर दिया। वेदरिंग में कुछ समय के लिए, है ना, छोड़ देते हैं। ब्लेंडिंग में कुछ आपने इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं। टेम्परिंग में जब पानी मिक्स कर देते हैं, इसके अंदर पग मिल का यूज़ करते हैं, पग मिल का यूज़ करते हैं। ऐसे फार्ट नोट्स बनाना है आपको। फिर मोल्डिंग करते हैं, मिट्टी हमारी रेडी हो गई। इसमें हैंड मोल्डिंग कर सकते हैं और मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, और इसमें भी ग्राउंड मोल्डेड होता है, टेबल मोल्डेड होता है। मशीन मोल्डिंग में ड्राई क्ले मशीन होती है और प्लास्टिक क्ले मशीन होती है। ड्राई क्ले में हमारी टेम्पर्ड क्ले नहीं होती है, ब्लेंडेड क्ले होती है। प्लास्टिक क्ले मशीन में टेम्पर्ड क्ले डाली जाती है। फिर ड्राइंग करते हैं, नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। बर्निंग में 2 चीज़ें होती हैं, क्लैंप में जला सकते हैं एंड किल में जला सकते हैं। किल में भी आपने देख लिया था टाइप। तो कुछ इस तरीके का, यानी हमने जो कुछ भी 1 घंटे में पढ़ा उसको 10 मिनट में प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं। और क्वेश्चन भी हमने कर लिया साथ में। हालांकि मैंने चीज़ें बताई थी, भूल ही गया। स्टार्टिंग में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको बताई थी, है ना, इंग्रेडिएंट पहले बताया। इसके पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी। क्या बताई थी, बेसिक। और बेसिक के बारे में आपको पता चल गया है कि नॉमिनल साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो इसका प्रॉपर पढ़ के जैसे हमारा ब्रिक वाला टॉपिक ओवर होता है, एक आपको प्रॉपर पार्ट नोट्स बना लेना है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। फर्दर कोई भी क्वेरी है तो 9340888429 पे कॉल कर सकते हैं। कंप्लीट बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी तो दिए गए नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके टीम से बात कर सकते हैं, 9340888429। अगले टॉपिक पे टेस्टिंग के बारे में देखेंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट होंगे। 1 से 2 लेक्चर में ब्रिक वाला टॉपिक आपका ओवर हो जाएगा। क्लास कैसे लगी कंप्लीट आपको कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।